गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म। एडिटोरियल किस पे? आपका सिग्नलिंग का मतलब संकेत देना, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावाद। किसका? आशावाद का जो संकेत है उसके ऊपर बात हो रही है। आशावाद मतलब उम्मीद वगैरह का जो संकेत आ रहा है। ऑन आरबीआई होल्डिंग रेट्स, आरबीआई जो होल्ड किए हुए रेट्स को मतलब बनाए हुए हैं, जो होल्ड किए रखे हुए हैं जिनको फिक्स फॉर्म में, उन रेट्स के ऊपर आपका क्या है, ये आपका एडिटोरियल है। मतलब इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है एंड साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के लिए भी अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहेगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी बेस्ड आपका एडिटोरियल है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करें। द आरबीआई हैज़ क्लियरली सोट, हैज़ का सब्जेक्ट आरबीआई सिंगुलर, ठीक है, हैज़ आएगा, डज हैव, हैज़ क्लियरली, क्लियर फॉर्म में, क्लियरली एडवर्ब, ठीक है। सोट, सोट का मतलब चाहना, मांग करना, कोई चीज़ की कोशिश करना, पाने की कोशिश करना। तो आरबीआई ने कोशिश की है क्लियर फॉर्म में। कोशिश कैसे की है? क्लियर फॉर्म में की। तो एक्शन कैसे किया है? तो एक्शन कैसे करते हैं? तो आपकी क्या आती है? एडवर्ब आती है। क्लियरली सोट टू टोकअप, टू की दो वर्किंग, आपका क्या होता है? या तो मॉडल होगा या आपका क्या प्रीपोजिशन होगा। अगर एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्शन को कनेक्ट कर रहा है तो आपका क्या होगा? मॉडल होगा। और अगर डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसी की तरफ जाने की बात कर रहा है, तो आपका एज ए प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आप बाद में एक्शन है टॉकअप, टॉकअप का मतलब बात वगैरह करने के लिए। टॉकअप कॉन्फिडेंस, किसको? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब वैसे अपनी बात करें तो टॉकअप का मतलब उसकी बात करने के लिए, सामने लाने के लिए अपनी बात करें तो कॉन्फिडेंस का मतलब वैसे तो विश्वास होता है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब राज भी होता है, सीक्रेट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे किस तरह से यूज हुआ है। इग्नोरिंग द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो महंगाई मुद्रास्फीति के रिस्क जो हैं, जोखिम जो है, उनको इग्नोर करते हुए। तो इग्नोरिंग आपका आईएनजी क्लोज है, किसका? आरबीआई की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आईएनजी दिखते ही आपके माइंड में फॉर वर्किंग आनी चाहिए। मैन एक्शन, ठीक है, उसके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में आपका क्या होता है? आईएनजी क्लोज, एक्टिव क्लोज और आपका जेरेंड, ये चार वर्किंग होती है। मैन एक्शन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है। तो मैन एक्शन के लिए, क्योंकि वो तो मैनेजर है, उसको क्या चाहिए? आपका मॉडल वगैरह यानी असिस्टेंट चाहिए। एडजेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो इसके जस्ट बाद नाउन उन्होंने इग्नोर करने वाली कोई चीज़, लेकिन इसके बाद में तो रिस्क जो है उसके बीच में द लगा हुआ है, इसका मतलब उसको स्प्लिट अलग कर दिया, इसका मतलब वो उसका एडजेक्टिव भी नहीं बन सकता। बात रहती है जेरेंड और मैन एक्शन की। अगर आप जेरेंड चेक करोगे तो ये आपका कहीं से सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि जेरेंड नाउन की फॉर्म में होता है, नाउन को अकेले नहीं छोड़ सकते, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आगे इसके लिए कोई सेंटेंस है नहीं जिसका ये सब्जेक्ट बनी, और पीछे से इस पर कोई तीर वगैरह नहीं लग रहा, ना ही कोई मतलब अपनी बात करें प्रीपोजिशन वगैरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ना तो ये बाइंडेड है और ना ही टोकअप वगैरह का तीर लग रहा है, क्योंकि टोकअप का तो तीर किस पे लग रहा है? कॉन्फिडेंस पे लग रहा है, मतलब कोई एक्शन वगैरह से तीर लग कर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए ये जेरेंड नहीं है, एक्स्ट्रा एक्शन है। आईएनजी क्लोज क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्शन, एक्टिव, इसका आरबीआई का। इग्नोर करते हुए, इन्फ्लेशन के रिस्क को इग्नोर करते हुए आरबीआई ने क्या किया है? जो उनका सीक्रेट है उसके बारे में बात करने की मांग की है, कोशिश की है। मतलब सीक्रेट को पता नहीं, यहाँ सीक्रेट की कॉन्फिडेंस की बात थोड़ी करेंगे, मतलब अपने जो उनका कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उसकी बात करने की कोशिश की है। विश्वास की नहीं, उसके सीक्रेट को बताने की, सीक्रेट को बताना चाहते हैं वो, जो उनका सीक्रेट है उन्होंने कोशिश की है, अपने सीक्रेट्स बताए हैं अब आरबीआई ने, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को रीड आउट करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है वो यहाँ पे अब चेक करेंगे। द आरबीआई हैज़ यूज्ड, आरबीआई क्या है? हैज़ यूज्ड, यूज कर चुका है। आरबीआई हैज़ यूज्ड, हैज़ का सब्जेक्ट आरबीआई सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर चुका है। क्या यूज कर चुका है? इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। यही तरीका होता है एडिटोरियल पढ़ने का, क्या पिक्चर बनाते चलो, हर एलिमेंट को चेक करते चलो किसके लिए यूज है। तो इट्स किसके लिए यूज है? किसकी पॉलिसी? आरबीआई की, आरबीआई के लिए इट्स यूज है। द आरबीआई हैज़ यूज्ड इट्स लेटेस्ट, जो मतलब लेटेस्ट जो सबसे लास्ट वाली जो आपकी है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। अब यहाँ पे रिव्यू की दो वर्किंग, या तो एक्शन होता है या नाउन होगा, ठीक है। एक्शन होगा तो V1 मतलब डू, रिव्यू होगा या नाउन होगा, यहाँ चेक करेंगे। अगर आप इसको एक्शन की फॉर्म में लेते हो तो इसका सब्जेक्ट ढूंढने जाएं तो जो मॉनेटरी, इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, उसके यूज़ का तीर लग गया और आरबीआई हैज़ के साथ गया, इसका मतलब रिव्यू यहाँ पे आपका एक्शन नहीं है, क्या है? नाउन। क्योंकि एक्शन को तो क्या चाहिए? मॉडल वगैरह और पूरा सेंटेंस चाहिए, मतलब सब्जेक्ट भी चाहिए, बाद में मॉडल को, मॉडल चाहिए उसको, और उसको मॉडल को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्शन की फॉर्म में वर्किंग नहीं है, तो वर्किंग बचती है अपने पास क्या? ये दोनों वर्किंग आपको, सारी वर्किंग आपको माइंड में लेकर चलनी है, हर एलिमेंट की आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या वर्किंग है, सेंटेंस बताएगा कि यहाँ पे क्या वर्किंग है। तो आरबीआई ने यूज़ किया है अपनी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू है ना, उन्होंने अभी जो लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो रिव्यू किया था
उसको यूज़ किया है टू कुछ करने के लिए किया होगा या किसी की तरफ यूज़ किया होगा। तरफ है तो टू आपका एज ए प्रीपोजिशन होगा, और कुछ करने के लिए होगा मतलब आगे एक्शन वगैरह है, मतलब पर्पज़ वगैरह है, तो आपका टू एज ए मॉडल होगा। वो चेक करेंगे आगे सेंटेंस पढ़ने के बाद। टू अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली का मतलब स्पष्ट रूप से इंडिकेट V1 है। इंडिकेट का मतलब इशारा करना, संकेत करना, बताना। और किस तरीके से बताना, अनइक्विवोकली मतलब स्पष्ट रूप से बताना। तो बताया किस तरीके से, जरा एक्शन कैसे हो रहा है, इसका मतलब एडवर्ब ही आएगी। अनइक्विवोकली आपका सही है। और टू अनइक्विवोकली आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से बता रहे हैं, तो उसको एक बार आप रिमूव करो तो टू इंडिकेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा दिया करो जब समझना हो आपको सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ से टू इंडिकेट मतलब इंडिकेट करने के लिए, तो एक्शन है V1 है, इसका मतलब क्या निकला, ये आपका टू एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, एज ए प्रीपोजिशन वर्क नहीं कर रहा। मतलब क्या निकला, आरबीआई ने अपने जो रिव्यू था मॉनेटरी पॉलिसी का लेटेस्ट, उस रिव्यू को यूज़ किया क्या करने के लिए, स्पष्ट रूप से इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए। दैट की 3 वर्किंग की, जो वह सबसे फर्स्ट वर्किंग पढ़ेंगे की, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो जो और वह भी पढ़ लेंगे। और वैसे ही डायरेक्ट पता लग जाएगा कि होगा तो कोई नई बात कनेक्ट होगी या डेफिनेशन वगैरह होगी, और जो होगा इसका मतलब क्या निकलेगा, उसके जस्ट बाद आपको कि जो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि प्रोनाउन होता है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, सेंटेंस देना पड़ेगा, मॉडल वगैरह देना पड़ेगा। और अगर वह होगा तो नाउन देना पड़ेगा किसके लिए यूज़ हुआ है, या फिर डायरेक्ट आपका पीछे से रिफ्लेक्शन लेकर आ रहा हो। ये चीज़ें अपने क्लियर कर लेंगे साथ साथ, जैसे जैसे इनकी वर्किंग आती जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आपको ये चीज़ें मैंने क्लियर करवा रखी है, आप प्रीवियस जो एडिटोरियल्स हैं उनको गो थ्रू कर लेना, मैंने बहुत ज़्यादा डीप में करवा रखी है। तो इंडिकेट देट वो इशारा करने के लिए यूज़ किया, दैट की क्या इशारा करने के लिए, कि इट विल प्रायोरिटाइज, कि ये प्रायोरिटाइज करेगा। कौन प्रायोरिटाइज करेगा, आरबीआई। अभी आरबीआई की बात चल रही है ना, प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देगा किसको, द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, उसके रिवाइवल का मतलब पुनरुत्थान, दोबारा से जीवित करना किसी चीज़ को, पुनरुत्थान को प्रायोरिटी देगा ओवर किसके ऊपर, ओवर का मतलब उसको ढकते हुए प्रायोरिटी देगा ओवर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो महंगाई है उसके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल को देगा। मतलब इन्फ्लेशन को अब इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल को। एटलीस्ट कम से कम, थ्रू किसके थ्रू मतलब मीडियम की फॉर्म में, थ्रू द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका जो एंड है, कम से कम उसके थ्रू तो वो क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा। मतलब जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब लास्ट का जो, इस फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट का जो टाइम चल रहा है, उस टाइम के अंदर तो वो क्या करेगा, इसी को प्रायोरिटी देगा, किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये बात इसने बोली है। तो कुल मिलाकर बात बोलें, अब कंप्लीट को एक साथ पढ़ें तो क्या बोलना चाहता है कि आरबीआई ने क्या किया, इस विल का सब्जेक्ट बताएं तो क्या होगा, इट होगा, ठीक है। इट विल प्रायोरिटाइज, कि ये प्रायोरिटाइज करे, पिक्चर बनाते चलो पता चल जाएगा आपको। तो आरबीआई ने यूज़ किया अपनी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को स्पष्ट रूप से ये इंडिकेट करने के लिए क्या, कि आरबीआई क्या करेगा, अब प्रायोरिटाइज, ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को देगा, किससे, इन्फ्लेशन से ज़्यादा। ये बात इसने बोली है, कम से कम जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है उसमें तो देगा ही देगा, इस तरीके से इसने बात बोली, ठीक है। क्लियर है सेंटेंस। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। द बैंक्स, जो बैंक का कोई पता नहीं क्या चीज़, बैंक्स का मतलब बैंक की कोई चीज़, आरबीआई की बात कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो वही बैंक चल रहे हैं। तो बैंक्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड देखते ही आपके माइंड में दो वर्किंग आएगी, या तो V2 है या V3 है। V2 हो नहीं सकता क्योंकि बैंक्स कोई चीज़ होगी, इसका मतलब आगे नाउन लेगा, V2 होगा क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। बैंक्स, बैंक का क्या, कोई चीज़, तो ये आपका V2 डिड आपका रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं बन सकता क्योंकि डिड सब्जेक्ट मांगेगा, इसको मिलेगा नहीं। बैंक्स कोई चीज़ है उसकी बात, तो V3 ही हो सकता है ओनली, बैंक्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अब V3 में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, एडजेक्टिव हो सकता है, ईडी क्लोज हो सकता है, तो वो आपको चेक कैसे करना है। देखो क्लोज वगैरह चेक करना है उसके लिए तो आपको देखो दो फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, कि अपने बात करें तो एक एक्टिव होता है सेंटेंस, मतलब जैसे एडजेक्टिव फॉर्म होती है, और एक पैसिव फॉर्म होती है। वो चीज़ मैंने आपको बता रखी है। अगर वो किसी के द्वारा एक्शन अप्लाई होकर अगर वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो तो पैसिव फॉर्म होती है, और अगर डायरेक्ट ऑलरेडी उसी फॉर्म में है तो वह क्या, एडजेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। समझ में आई चीज़। तो इसने बोला रिकॉन्स्टिट्यूटेड, बैंक का जो क्या है, संगठित, जो आपका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कमेटी कैसी है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड है। जब आपके पास क्वेश्चन आए कि कैसी है, तो इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। या किसी के द्वारा एक्शन अप्लाई थोड़ी किया जा रहा है, इस पर रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है,
उस तरीके से होता किया जाता होता तो उस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता आपका क्या अपना क्लोज होता, लेकिन वो फिर बाद में यूज़ होता, स्टार्ट में अब आप बीच में यूज़ करो बैंक्स कमेटी, बैंक की कमेटी, कैसी कमेटी, बीच में तो एडजेक्टिव आएगा ना, तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब पुनर्संगठित, इसका मतलब आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो द बैंक्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है एमपीसी जो है विद साथ किसके साथ, तीन न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स, तीन नए जो एक्सटर्नल मेंबर्स है, बाहरी जो मेंबर्स हैं उनके साथ यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति के साथ, मतलब सभी एक मत होकर सर्वसम्मति के साथ वोट किया। वोट कैसे किया, एक साथ मिलकर किया। वोट कैसे किया, एक्शन कैसे किया, तो आपकी एडवर्ब आएगी, इसलिए यूनानिमसली है, ठीक है। वोट किया, अब वोटेड देखते हैं, अब V2 और V3 आएगी। तो वोट किया, किसने वोट किया, इसका सब्जेक्ट मिल रहा है तो अगले V2 सही हो जाए। डिड वोट सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो V3 होगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बात करें वोटेड डिड, वोट का एक्सटर्नल जो मेंबर्स है उनको विद खा गया, ठीक है। एमपीसी जो है वो फ्री बचा हुआ है, तो एमपीसी जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड एमपीसी है उसने वोट किया, तो डिड वोट का सब्जेक्ट क्या है, एमपीसी है। वोट किया टू कीप, टू V1 एक्शन है, एक्शन है इसका मतलब पर्पस है, मतलब एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। टू आपका टू कीप रखने के लिए, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स, पॉलिसी की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अनचेंज्ड, उन्हें क्या रखने के लिए, अनचेंज्ड फॉर्म में रखने के लिए। तो किस फॉर्म में रखने के लिए, अनचेंज्ड फॉर्म में रखने के लिए। तो जो आपके इंटरेस्ट रेट्स है वो किस फॉर्म में है, कैसी है, किस मोड में है, तो क्या अनचेंज्ड है, तो V3 हो जाएगा ये आपका, V3 यानी एडजेक्टिव आपका हो जाएगा। तो कीप पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, उनको रखना है अनचेंज्ड फॉर्म में। V2 नहीं होगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट ढूंढने जाओगे तो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को कीप खा जाएगा, क्योंकि आपको पता है अनचेंज्ड क्या है, इंटरेस्ट रेट ही रखनी है, तो वो अनचेंज्ड रखी जाएगी, ना कि वो खुद किसी को अनचेंज्ड रख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अपने आप पता लग गया, ये पैसिव आपका क्या है, एलिमेंट है, इसके लिए इसका क्या रहेगा, ये अनचेंज्ड आपका V3 ही रहेगा, आगे की तरफ एक्शन नहीं जाएगा, मतलब वो खुद उस फॉर्म में है। तो क्या रेट्स अनचेंज्ड कीप, और वैसे भी सब्जेक्ट ढूंढने चले तो कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, कि वोटेड तक तो आपका सेटिस्फाई हो चुका था, एमपीसी सब्जेक्ट बन चुका था। आगे पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स बचती है ओनली फ्री, लेकिन उसको फ्री नहीं रहने दिया, कीप का तीर लगा हुआ है, तो अनचेंज्ड V3 है आपका, ठीक है। तो वोट किया एमपीसी ने, अब डायरेक्ट मीनिंग लो, एमपीसी ने वोट किया क्या करने, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखने के लिए, इवन एज जैसे ही, इसने कैटेगोरिकली का मतलब स्पष्ट रूप से, स्टेट की 3 वर्किंग दिखनी चाहिए, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है, स्टेट का मतलब बताना भी होता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलना कोई चीज़, ठीक है, क्लियर करना। तो इट स्टेटेड, इसने बताया, बोला, क्या स्टेटमेंट दिया था, दैट की द RBI वुड कंटिन्यू, कि RBI क्या करेगा, वुड कंटिन्यू, वुड का सब्जेक्ट RBI वुड कंटिन्यू करेगा, बनाए रखेगा, कंटिन्यू विद द अकोमोडेटिव स्टेंस, RBI कंटिन्यू करेगा मतलब कंटिन्यू रहेगा विद अकोमोडेटिव स्टेंस। अकोमोडेटिव का मतलब होता है आपका समझौता टाइप का, सरल, जो आपका स्टेंस का मतलब रवैये के साथ। इट किसके लिए यूज है, किसने स्टेट दिया था, एमपीसी ने दिया था, एमपीसी के लिए यूज है। स्टेंस एज लॉन्ग एज, इतना मतलब अपना रवैया, इस रवैये के साथ कंटिन्यू करेगा, मतलब अपना यही विचार रखेगा, जैसे किसी का रवैया होता है, रवैया का मतलब तरीका, चाल चलन, अपने उस तरीके से बात करें तो वो इसी तरीके के साथ चलेगा, कब तक, एज लॉन्ग एज, इतने लंबे तक, जितना, इतना लंबा जितना, मतलब इतने टाइम, कब तक, इतने टाइम तक, जब तक क्या हो, नेसेसरी, जरूरी है, टू रिवाइव ग्रोथ, क्या करने के लिए, टू आपका एज ए मॉडल, टू ग्रोथ को रिवाइव करने, पुनर्जीवित करने के लिए, ऑन ए पर, किस पर, ए ड्यूरेबल बेसिस, ड्यूरेबल का मतलब एक टिकाऊ, जो मजबूत बना हुआ है, लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसे आधार पर। एंड मिटिगेट, मिटिगेट V1 है, मिटिगेट का मतलब कम करना, मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी, जो कोविड-19 का इकोनॉमी पे जो आपका क्या है इम्पैक्ट है उसको कम करना। अब इसका एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढने चलते हैं, तो अपने शुरू करें, अगर ड्यूरेबल बेसिस तो पूरी एक चीज़ है, तो ऑन के बाद देखें, तो ऑन के बाद में अगर अपने रिफ्लेक्शन देखें तो सेंटेंस वहीं से आपको स्प्लिट करना है जब रिफ्लेक्शन ढूंढते हो तो फर्स्ट वाला सेंटेंस तो बना हुआ, सेकंड वाला आप चेक करो, एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू रिवाइव ग्रोथ ऑन मिटिगेट, डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाया करो जहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन दिया, डायरेक्ट वहाँ पे, ये तो क्योंकि सही है आपका ऑलरेडी। दूसरा सेंटेंस, 2 सेंटेंस यहाँ से बनेंगे ना, तो दूसरा जो पार्ट है उसको डायरेक्ट लिया करो, वहीं से आपको समझ में आएगा कि इसका रिफ्लेक्शन यहीं से है क्या। तो क्या हो गया, ग्रोथ ऑन मिटिगेट, मिटिगेट V1 है, सर्वाइव ही नहीं करेगा ऑन के बाद में, क्योंकि डू मिटिगेट हो जाएगा, ऑन आपकी प्रीपोजिशन की दीवार है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, यहाँ से नहीं होगा। अब अपने देखते हैं
ग्रोथ से। तो रिवाइव पुनर्जीवित करना है किसको, ग्रोथ मिटिगेट, ग्रोथ मिटिगेट कोई पुनर्जीवित करना है, ग्रोथ मिटिगेट कम करना। तो मिटिगेट का फिर से सब्जेक्ट नहीं मिला क्योंकि रिवाइव का तीर लगा हुआ है ग्रोथ के। और अगर आपने बोले कि ग्रोथ टाइप का मिटिगेट, तो मिटिगेट तो क्या है, एक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। अब रिवाइव के बाद में देखें, रिवाइव मिटिगेट पुनर्जीवित करना है, कम करना है, दोनों एक्शन साथ में नहीं हो सकते ना, दो बातें कैसे हो सकती है, दो एक्शन एक साथ कैसे हो सकते हैं। मैनेजर तो एक ही होगा ना एक सेंटेंस में, जो मैन मैनेजर है वो, ठीक है, तो नहीं होगा। टू के बाद में चेक करना, टू रिवाइव ग्रोथ क्या करने के लिए जरूरी है, रिवाइव ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए, और टू मिटिगेट और क्या जरूरी है, कम करने के लिए, इम्पैक्ट को कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए। टू के बाद में इसका रिफ्लेक्शन जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपका, इस द से लेकर ये आपका इकोनॉमी तक आपका ये सेंटेंस है, मतलब बहुत ही बड़ा सेंटेंस है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ करके बहुत बड़ा सेंटेंस बना दिया। तो अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी आती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप भी ये कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चेक करते हैं इसको पढ़ना। तो क्या बोला है इसने, कंप्लीट को एक बार पढ़ लेते हैं कि जो बैंक्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, जो 3 नए एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ, उसने सर्वसम्मति के साथ वोट किया इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखने के लिए। जैसे कि इसने कहा, ठीक है, जैसे ही इसने कहा उसी टाइम पे कि आरबीआई क्या करे, कंटिन्यू करे एकोमोडेटिव, जो आपका रवैया है उनका, जो एकोमोडेटिव फॉर्म में, जैसे समझौते टाइप का या फिर सरल फॉर्म में, उस रवैये के साथ कंटिन्यू करेगा। कब तक करेगा, जब तक ज़रूरी है क्या करने के लिए, ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए और इम्पैक्ट को मिटिगेट कम करने के लिए। ये बात इस पैराग्राफ में बोली गई। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया किस तरीके से यूज़ है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ था। अब नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे, ये थोड़ा डिटेल्ड था, अपने फर्स्ट पैराग्राफ को फुल डिटेल में करेंगे, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे, कैसे स्पीड के साथ भी पढ़ा जाता है। ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है अपना। तो नेक्स्ट वाले, क्योंकि आपको तरीका मिल गया किस तरीके से पढ़ना होता है, तो नेक्स्ट वाले अपने पैराग्राफ पे चलते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है ये देखते हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग फॉर्म में द एमपीसी, जो एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, नन टू सटली, नन टू का मतलब ज़्यादा ना हो, नॉट वेरी, मतलब कुछ कोई चीज़ ज़्यादा ना होना, ठीक है। नन टू सटली, सटली का मतलब सटली फॉर्म में, मतलब बारीकी से। टिल्टेड, टिल्ट का मतलब टिल्ट होना, टिल्ट का मतलब क्या होना, झुकना, झुकाव। अवे का मतलब दूर झुकना, किसी चीज़ से अलग होते हुए, मतलब दूर झुकाव, मतलब उसकी तरफ झुकाव ना होना, उससे दूर झुकाव होना, ठीक है। अवे फ्रॉम से, किससे दूर झुकाव कर रहा है वो देखेंगे अपने। तो टिल्टेड यहाँ पे V2 है, जिसका सब्जेक्ट एमपीसी है। नन टू सटली का मतलब ज़्यादा बारीकी से ना होते हुए, तो मतलब टिल्टेड अवे तो है, एमपीसी टिल्ट अवे तो हुआ है, मतलब वो उस चीज़ से अलग तो हुआ है, लेकिन कैसे, नन टू सटली फॉर्म में। नन टू सटली का मतलब सटली, अगर नन टू को हटाओ आप, सटली फॉर्म में, बारीकी से अलग हुआ। किस तरीके से, बारीकी से, सूक्ष्म तरीके से अलग हुआ। एक्शन कैसे हुआ, ठीक है, तो आपका एडवर्ब है। नन टू सटली का मतलब ज़्यादा बारीकी से अलग नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा हाई लेवल पे अलग नहीं हुआ, नॉर्मल वे में अलग हुआ है थोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा भी झुकाव अलग नहीं है, थोड़ा उसकी तरफ भी वो ध्यान दे रहा है, मतलब पूरी तरह से उससे अलग नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली द एमपीसी नन टू सटली टिल्टेड अवे फ्रॉम इट्स इन्फ्लेशन, अपनी महंगाई से अलग हो गई आपकी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की महंगाई अपनी महंगाई से कुछ अजीब सा लगा। टारगेटिंग मैंडेट, अब टारगेटिंग दिखते ही आईएनजी दिखती है आपके माइंड में, फॉरवर्ड किंग आएगी, मैन एक्शन एडजेक्टिव, ठीक है, आईएनजी क्लोज एक्शन की फॉर्म में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड द जेरेंड, ठीक है, ये चीज़ें आएगी। अगर आपका मैन एक्शन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, इससे पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है, ठीक है। अब एडजेक्टिव को चेक करते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ क्लोज देखूँ इसका, इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन टारगेट करती है, महंगाई टारगेट करती है किसको, मैंडेट का मतलब आदेश को टारगेट करती है। हो सकता है जो जनादेश है उसको टारगेट कर रही है क्या, महंगाई जनादेश को टारगेट करती है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर अपने ऐसे बोलेंगे, महंगाई किसको टारगेट का तीर लगाएंगे मैंडेट पे, महंगाई मैंडेट को टारगेट करती हुई, इट्स का मतलब इसकी महंगाई टारगेट को क्या करती हुई, मैंडेट को टारगेट करती हुई, इसकी महंगाई मैंडेट को टारगेट करती हुई, ये चीज़ अपने समझ में आई। लेकिन आप अगर पिक्चर बनाकर देखो तो मीनिंग ले पा रहा है क्या, क्या बोल रहा है कि एमपीसी जो कमेटी है, कमेटी की महंगाई मैंडेट को टारगेट कर रही है, मतलब आदेश को टारगेट कर रही है। तो कमेटी की महंगाई आदेश को टारगेट कर रही है, कमेटी की महंगाई होगी क्या, कुछ कमेटी की कोई महंगाई होगी क्या जो कि आदेश को टारगेट कर रही है, कमेटी की कोई और चीज़ है। तो कमेटी का जैसे मान लीजिए जो व्यू है वो क्या कर रहा है, मैंडेट को टारगेट कर रहा है, ये तो हो सकता था।
कमेटी का जो व्यू है जो मैंडेट को टारगेट कर रहा है, ये हो सकता था। इसका मतलब यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ है। अब ऐसे बोल सकते हैं क्या, इट्स मैंडेट पढ़कर देखना, कमेटी का जो आदेश है मैंडेट, हाँ ये सही है। इसका मतलब अगर ये सही है तो बीच वाली क्या है, क्योंकि इट्स से शुरू होगा, इसका मैंडेट, इसका भाई, तो बीच में जो चीज़ें आएगी वो भाई की क्वालिटी आ सकती है ओनली, और कुछ नहीं आ सकता, एक्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि इट्स क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। होना क्या चाहिए, इट्स भाई इसके भाई पे जाएगा, तो इसका मतलब क्या निकला, बीच की चीज़ों से वो चीज़ क्या होनी चाहिए, पास होती हुई जानी चाहिए। और पास किससे होती है, ओनली एडजेक्टिव ही पास करता है इम्पैक्ट को, क्योंकि एक्शन होगा तो वो तो तीर छोड़ लगाकर बिल्कुल अलग बना देगा उसको, एक्शन तो क्या करेगा, तीर छोड़ेगा और बिल्कुल अलग बना देगा। इसका मतलब क्या निकला, ये बीच का एडजेक्टिव है तो टारगेटिंग एडजेक्टिव, और कैसा एडजेक्टिव, किस तरीके से एडजेक्टिव वर्क करेगा कि कमिटी की मैंडेट, कमिटी का आदेश, कैसा आदेश, इन्फ्लेसिंग टारगेटिंग, मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट करने वाला मैंडेट, कमिटी का जो इन्फ्लेशन को टारगेट करने वाला जो मैंडेट है उससे वो ज़्यादा टिल्ट नहीं हुए हैं। मतलब उनका जो मैंडेट था, जनादेश था क्या करने का, इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे। अभी उन्होंने प्रायोरिटी किसको दे दी, ग्रोथ को ज़्यादा दे दी, इन्फ्लेशन को कम दे दी। तो ये बता रहा कि नन टू सटली का मतलब ज़्यादा बारीकी से नहीं किया, मतलब इसका मतलब क्या, पूरी तरह से उसको नहीं छोड़ा, टारगेट को प्रायोरिटी कम दी है लेकिन पूरी तरह से उसको क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं है। ये बात इसने बोली है। बाय किसके द्वारा, बाय डाउन प्लेइंग। डाउन प्ले का मतलब होता है डाउन प्ले करना, मतलब कम प्ले करना, मतलब एक टाइप से कम बताना है किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसको कम बताना, जितना उसका रिस्क वगैरह कोई चीज़ है उसको क्या करना, उससे कम बता देना कि भाई इतना नहीं है, मतलब जानबूझकर कम बताना, रियल में वो ज़्यादा है लेकिन कम बताना जानबूझकर। बाय डाउन प्लेइंग द रिस्क, जो रिस्क वगैरह है, जोखिम वगैरह, उनको डाउन प्लेइंग करके, मतलब उनको कम बता कर। तो डाउन बाय के बाद में मतलब ये एजेंट की तरह यूज हुआ, किसके द्वारा, डाउन प्लेइंग के द्वारा। तो डाउन प्लेइंग डायरेक्ट ही आपका जेरेंट बन गया, क्योंकि क्या होगा, ये भी हो सकता है बाय द रिस्क, रिस्क के द्वारा भी हो सकता था, लेकिन डाउन प्लेइंग एडजेक्टिव बन नहीं सकता क्योंकि रिस्क और डाउन प्लेइंग के बीच में द है। एडजेक्टिव के बाद तो डायरेक्ट नाउन आना चाहिए ना, तो एडजेक्टिव नहीं होगा, मेन एक्शन होगा नहीं क्योंकि इससे पहले कोई मॉडल नहीं है, बाय की दीवार बनी हुई है, उसके बाद में और एक्शन होगा नहीं आपका, एक्स्ट्रा एक्शन, क्योंकि वो तो डायरेक्ट आता है, वो इसे बाय बाय यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म, बाय क्या कर रहा है, उसे एब्जॉर्ब कर रहा, खा रहा है, बायो सिखा रहा है ना, एजेंट बना रहा है, क्योंकि फोर जो प्रीपोजिशन वगैरह वो उसे क्या करेगी, खाएगी, वो एजेंट बनाएगी और दीवार जनरेट करती है। तो एजेंट बनाएगी, खाई, खाने जाएगी, तो खाने के लिए तो एक्शन तो हो नहीं सकता, खाया तो किया जाता है, नाउन टाइप चीज़ को खाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन बन जाएगा, और नाउन बनते ही ये क्या बन जाएगा, जेरेंट बन जाएगा अपने आप। बाय डाउन प्लेइंग द रिस्क ऑन द प्राइस प्रेशर फ्रंट, प्राइस प्रेशर्स फ्रंट जो है, फ्रंट का मतलब जो साइड है, उनके ऊपर जो रिस्क्स हैं उनकी डाउन प्लेइंग के द्वारा, मतलब उनको कम बताने के द्वारा एमपीसी क्या कर रही है, ज़्यादा दूर नहीं हुई अपने मैंडेट से, मतलब कम बताया ओनली, ठीक है कि थोड़ा कम बता दिया उनको, लेकिन उससे दूर नहीं हुई है। व्हेन, जब, कब, ये पूरी बात कब हुई, जब इट असेस्ड, इसने असेस किया, मूल्यांकन किया था, जब इसने मूल्यांकन किया था, किसने, एमपीसी ने, इट यूज हुआ एमपीसी के लिए। असेस्ड का मतलब क्या हो गया, डिड असेस हो गया, जिसका सब्जेक्ट क्या है, इट है। तो एमपीसी ज़्यादा दूर नहीं हुई, कब नहीं हुई, जब इसने असेस किया दैट की सप्लाई सॉक्स, जो सप्लाई सॉक्स है, दैट की तरह बोलेंगे पहले अपने, अगर मीनिंग जाएगा तो ठीक, नहीं तो चेंज कर लेंगे, वो वह और जो को और चेक करेंगे फिर। दैट की सप्लाई शॉक्स, जो सप्लाई के शॉक्स है, सप्लाई के जो झटके हैं, वर का सब्जेक्ट सप्लाई शॉक्स, वर मैनली रिस्पॉन्सिबल, वो मैन फॉर्म में रिस्पॉन्सिबल थे। अब आप बोले सर रिस्पॉन्सिबल थे वो, तो मैन रिस्पॉन्सिबल वही थे, मैन बंदे वही रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, मैन उस तरीके, मैन एम ए नहीं, एम ए मुख्य, प्रमुख रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन एक बात बताओ, वो लोग कैसे थे, जिम्मेदार थे, कैसे थे, रेस्पॉन्सिबल, और किस तरीके के रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब कैसे कैसे थे। सेकेंड टाइम क्वालिटी, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ क्वालिटी, सॉरी सेकेंड टाइम क्वालिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी क्या हो गया आपकी, एडवर्ब होगी ना, कि झटके जो थे वो कैसे थे, रेस्पॉन्सिबल थे, कैसे मतलब एडजेक्टिव, और रिस्पॉन्सिबल कैसे थे, मैन फॉर्म में, तो कैसे कैसे एडवर्ब, इसलिए मैनली आया है, मैनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, कीपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रखने के लिए। अब फोर डायरेक्ट आपकी क्या, दीवार आगे, दीवार के जस्ट बाद आएगा तो अपने आप ही नाउन बन जाएगा, तो ये आपके क्या हो गया, कीपिंग इन्फ्लेशन। अब फॉर इन्फ्लेशन भी हो सकता है, कीपिंग और एडजेक्टिव बनाए तो रखने वाली इन्फ्लेशन, रखने वाली इन्फ्लेशन को मीनिंग आ रहा है क्या, इसका मतलब रखने वाली इन्फ्लेशन नहीं है, इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं है,
कीप का तीर लग रहा है इन्फ्लेशन पे, इसका मतलब जेरेंड या क्लोज दो ही हो सकते हैं। क्लोज होगा नहीं क्योंकि 4 के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब है इन्फ्लेशन को रखना, इन्फ्लेशन को ही रखना, तीर लग रहा है, इसका मतलब एक्शन की फॉर्म में जाएगा। मैन एक्शन होगा नहीं क्योंकि दीवार के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका मैन एक्शन वैसे नहीं हो सकता कि मॉडल वगैरह नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए मैन एक्शन नहीं होगा। एडजेक्टिव वैसे नहीं हुआ क्योंकि पढ़कर देखें, क्योंकि ये डायरेक्ट तो जा रहा है कि सर इसके बाद नाउन है, इसके डायरेक्ट बार नाउन है तो एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, एडजेक्टिव डायरेक्ट बार नाउन आती है। तो मीनिंग की फॉर्म में देखो एडजेक्टिव है क्या, मतलब रखने वाली महंगाई। क्या रखने वाली महंगाई, मीनिंग नहीं है इसका मतलब, ओनली आपके जेरेंड और क्लोज में से दो चीज़ बचती है, महंगाई को ही रखना है। तो अगर क्लोज आपका वैसे नहीं होगा क्योंकि 4 है दीवार के बाद में से, वो तो एक्स्ट्रा एक्शन होता है, डायरेक्ट आता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। और यहाँ पे क्या करेगा, 4 खाएगा उसको, यहाँ पे तो 4 खाएगा, और खा किसको सकता है, एक्शन को थोड़ी खाएगा। खाने के लिए क्या चीज़ है, स्टेबल सी चीज़ जो कि क्या होती है, नाउन होती है। इसका मतलब क्या है, अपने आप ही जेरेंड बन गया। कीपिंग इन्फ्लेशन 4, कीपिंग इन्फ्लेशन को रखने के लिए, अबव अबव ऊपर रखने के लिए, अबव द टॉलरेंस बैंड फॉर मंथ्स। जो टॉलरेंस बैंड है, टॉलरेंस का मतलब जो टॉलरेट किया जाता है, सहन करने योग्य जो बैंड है, जो सीमा वगैरह जो बनी हुई है, कटिबंध बोलते हैं, वो बना हुआ है। मंथ्स, मंथ्स के लिए उसको ऊपर रखने के लिए, टॉलरेंस बैंड से ऊपर रखने के लिए ये सप्लाई शॉक से जरूरी क्या थे, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थे जब इसने मूल्यांकन किया था। उसी पॉइंट पे ये टिल्ट अवे हुआ था इन्फ्लेशन से, ऐसी बात इसने बोली है। क्लियर है, आगे पढ़ें। दीज शॉक्स, ये जो झटके हैं, इट पॉजिटेड, इसने पॉजिट किए, शुड डिसिपेट, उन्हें डिसिपेट करना चाहिए। डिसिपेट का मतलब दूर करना, ठीक, अलग होना, ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे शुड है और पॉजिटेड डिड पॉजिट है, उसका इट सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये बीच में से कैसे यूज़ हुआ। तो ये जो बीच में से यूज़ होता है जब नया सेंटेंस, एक अलग से एक्स्ट्रा सेंटेंस यूज़ होता है, तो वो होता है आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस की फॉर्म में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या होता है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। तो मीनिंग क्या है, पॉजिट का मतलब वैसे मानना होता है, इट का मतलब एमपीसी के लिए यूज है। इट पॉजिटेड द शॉक्स दैट दोज शॉक्स शुड डिसिपेट, इस तरीके से वर्क करेगा, मतलब बैक रिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज से वर्क करता है कि ये जो झटके जो इसने माने हैं, माने थे, ये जो झटके जो इसने माने थे, इट पॉजिटेड द शॉक्स, जो झटके इसने माने थे, दोज शॉक्स शुड डिसिपेट, उन्हें डिसिपेट करना चाहिए, इस तरीके से बोला है। इसका मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो शुड का सब्जेक्ट क्या, दीज शॉक्स हो जाएगा। शॉक्स झटके जो इसने माने थे, शुड डिसिपेट, उन्हें डिसिपेट कर, दूर करना चाहिए। दूर करना, किसको कर दूर करना चाहिए, आगे बात बोले पता नहीं किसको, लेकिन आगे तो कुछ नहीं बोला, एज लगा दिया। एज द इकोनॉमी अनलॉक्स, जैसे कि आपकी इकोनॉमी क्या होती है, अनलॉक होती है। अनलॉक का मतलब, अनलॉक होती है मतलब अनलॉक हो रही है ना, वो एक टाइप से, मतलब ओपन होती है, वापस से इकोनॉमी शुरू होती है, लॉकडाउन वगैरह खत्म। सप्लाई चेन्स आर रिस्टोर्ड, सप्लाई चेन्स वो क्या है, रिस्टोर्ड फॉर्म में है। एंड एक्टिविटी नॉर्मलाइजेज, ये कंडीशन की फॉर्म में रखा है, जैसे कि आपकी इकोनॉमी अनलॉक होती है, सप्लाई चेन्स रिस्टोर होती है, मतलब वापस से शुरू होगी सप्लाई चेन्स वगैरह। एंड एक्टिविटी नॉर्मलाइज, और एक्टिविटी आपकी नॉर्मल फॉर्म में होती आ रही है, तो उस तरीके से उसे क्या करें, डिसिपेट करना चाहिए। अब यहाँ पे करना चाहिए नहीं होगा, अब करना चाहिए मतलब आगे की तरफ जाएगा क्योंकि एक्टिव फॉर्म है। लेकिन ये वो आपका आ गया यहाँ पे पॉइंट कौन सा, जो अपने बोलते हैं द इकोनॉमी विल इंक्रीज, तो अपने आप खुद पे ही, खुद ही एक्शन करता है और खुद पे इम्पैक्ट होता है, तो आपका एक्टिव फॉर्म में लिया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बता रखी है। तो क्या होगा, दिस शॉक्स शुड डिसिपेट, इन्हें अलग होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अब आप बोले सर ये अपने आप कैसे होगा, झटके तो जो आपके हैं, जो गड़बड़ है सप्लाई वगैरह के जो शॉक्स है या फिर जो गड़बड़ है, उनको तो ख़त्म करना चाहिए ना, हमें ख़त्म करना चाहिए उन्हें, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही, हमें ख़त्म करना है, तो शुड बी डिसिपेटेड होना चाहिए था सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरा सेंटेंस, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ो ना। पूरा सेंटेंस क्या बोला है कि ये झटके ख़त्म किए जाने चाहिए, जैसे कि, क्योंकि आपकी सप्लाई वगैरह क्या हो रही है, वापस से शुरू हो रही है, एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो रही है। तो एक बात बताओ, अब करने चाहिए तो कर तो रहे हैं ना, फिर करने चाहिए क्यों बोल रहे हो इस कंडीशन को देखकर, क्योंकि जो इकोनॉमी को अनलॉक किया है, सप्लाई चेन को रिस्टोर किया है, एक्टिविटी को नॉर्मलाइज किया है, यही तो रीज़न है क्या इन झटकों को क्या करने का, डिसिपेट करने का। फिर भी ये डिसिपेट नहीं हुए, समझ में आई चीज़, समझ कर देखना। अगर बाय होता ना, बाय द अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी, बाय द रिस्टोरिंग ऑफ द सप्लाई चेन्स, बाय द नॉर्मलाइजिंग ऑफ द एक्टिविटी, फिर तो आपका सही था कि इन झटकों को इन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म करना चाहिए, शुड बी डिसिपेटेड बाय समवन, बाय द गवर्नमेंट, इस तरीके से। समझ में आ रही चीज़। लेकिन ये बोल रहा है कि जैसे कि इकोनॉमी अनलॉक हो गई, सप्लाई चेन रिस्टोर हो गई, एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो गई, ठीक है,
जैसे कि ये होगी तो ये झटके क्या होने चाहिए, खत्म करने चाहिए। तो अपने खत्म करेंगे क्या, अब इसमें सोच कर देखो थोड़ा डीप, हम खत्म करेंगे। हम खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, हम क्या कर सकते थे, ये चीज़ें, इसको, इन झटकों को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते, ये बहुत ही शानदार सेंटेंस है, सबसे बेस्ट सेंटेंस है और बिल्कुल नया सेंटेंस है, बिल्कुल अलग चीज़ को लेकर आया है और बड़ी शानदार वाली वर्किंग करवाएगा। तो फोकस करो यहाँ पे, आप बोल कर देखो, बोलने से फीलिंग आएगी। तो क्या बोला इसने कि ये जो झटके हैं, ये जो शॉक्स हैं, वो क्या है कि जैसे कि उसने एग्जांपल दिया, जैसे कि, क्योंकि आपकी इकोनॉमी वगैरह तो रीस्टोर हो रही है, तो ये सप्लाई जो आपके झटके हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको ख़त्म कर, क्योंकि इकोनॉमी को ओपन किया जा रहा है इसलिए उनको ख़त्म करना चाहिए। अरे इकोनॉमी को ओपन ही उनको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो वो बाय होता तब होता। तो मतलब क्या निकला कि जैसे कि इकोनॉमी भी ओपन हो गई, रीस्टोर होगी, सप्लाई चेन एक्टिविटी भी नॉर्मलाइज होगी, फिर भी ये ख़त्म नहीं हुए, तो इन्हें ख़त्म होना चाहिए था। समझ में आया चीज़, क्योंकि ये जो झटके है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, आपको ख़त्म करना चाहिए। क्या करने के लिए, आप ये काम कर सकते हो, इकोनॉमी को अनलॉक कर सकते हो, सप्लाई चेन को वापस रिस्टोर कर सकते हो, एक्टिविटी को नॉर्मलाइज कर सकते हो। जब ये काम करोगे, आप इकोनॉमी अनलॉक करोगे, सप्लाई चेन रिस्टोर करोगे, एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे अपने आप जो शॉक्स है वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हुए, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने सारा कुछ ओपन कर दिया, सब कुछ नॉर्मल बना दिया, तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए था। इस तरीके से इसने बात की है कि जैसे कि इकोनॉमी ओपन होगी, सप्लाई चेन रिस्टोर होगी, एक्टिविटी नॉर्मलाइज होगी, तो इस वे में इन झटकों को ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इनसे ही ये ख़त्म होंगे, ये इन्हीं के लिए इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी तो ये झटके ख़त्म होंगे कि वापस चीज़ें नॉर्मल होगी। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो हुआ है ना, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग इन्हें ख़त्म होना चाहिए, मतलब अपने आप ख़त्म, धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों के, समझ में आई चीज़ें, क्लियर हुई। मैंने क्या किया, बिजनेस को बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो करवा दिया, ठीक है, कंट्री के अंदर लोगों को रोज़गार वगैरह बहुत ज़्यादा दे दिया गया। अब इकोनॉमी को इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होना चाहिए। इकोनॉमी को आप डायरेक्ट खुद से तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन फैक्टर पे काम कर सकते हो। आपने रोज़गार वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है, लोगों को मतलब सब्सिडी वगैरह ज़्यादा दे दी, ठीक है, उस तरीके से। तो इससे क्या होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी राइज होनी चाहिए, तो वो अपने आप राइज होती है ना, इन फैक्टर को ध्यान में रखते हो। तो सेम का सेम ही क्या है, सप्लाई चेन वगैरह ओपन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये झटके खत्म होने चाहिए। अगर ऐसे होता है ना आपका डायरेक्ट, अपने बोलते हैं कि ये जो झटके लगे हैं ना, इनको रिस्टोर करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए, इन झटकों को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए, तो तब तो आपका शुड भी होता। लेकिन ये बोल रहा है कि जैसे कि इकोनॉमी वगैरह अनलॉक होगी, तो इन चीज़ों को देखते हुए झटके ख़त्म हो जाने चाहिए अपने आप, क्योंकि अपनों ने अपना काम कर दिया, अब आगे का काम है वो झटके अपने आप इनसे क्या उन्हें फैड हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से बात की, आई थिंक आप लोगों के क्लियर है। तो थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा, बड़ा ही शानदार सेंटेंस था ये, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं क्या बोल रहा है। इज पार्ट ऑफ द शिफ्ट, मतलब शिफ्ट के पार्ट की तरह इन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में जो शिफ्ट है मतलब जो बदलाव है, जो चेंज है, प्रायोरिटी में शिफ्ट के बदलाव के, प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता में बदलाव के पार्ट की तरह। तो बदलाव आया है ना, पहले इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी थी, अब ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रोथ को दे दी, उसकी तरह इट ऑल्सो मैड बोल्ड, इसने बोल्ड भी बनाया, मतलब स्पष्ट बनाया, बोल्ड का मतलब स्पष्ट बनाया, किसने, एमपीसी के लिए यूज है, इसने स्पष्ट भी बनाया, टू प्रोजेक्ट, क्या करें, प्रोजेक्ट करने के लिए, योजना प्लान तैयार करने के लिए। दैट को की तरह पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, जो आपकी जो तीन वर्किंग होती है की जो हैं, तो फर्स्ट अपने की को पढ़ेंगे, अगर मीनिंग आएगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है आपका। कि इट वुड स्टिक विद, ये स्टिक करेगा किसके साथ, इट का मतलब ये एमपीसी की बात कर रहा है, वुड स्टिक विद किसके साथ चिपकेगा, चिपकना मतलब उसके साथ चलेगा, द एकोमोडेटिव स्टेंस, किसके साथ, एकोमोडेटिव स्टेंस के साथ, जो आपका समझौते टाइप का सरल जो आपका स्टेंस रवैया उसके साथ, एटलीस्ट कम से कम ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, जो वर्तमान का करंट का जो चल रहा है, एंड इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और आने वाले जो नेक्स्ट आपका क्या है उस फाइनेंशियल ईयर में भी, ठीक है। इस तरीके से इसने बात की। अब आप किस बोलोगे सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा काम करें तो इन आना चाहिए था, इनटू थोड़ी होगा, क्योंकि अपने वो फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं, तो अपने मूवमेंट थोड़ी है यहाँ पे, तो क्यों नहीं है मूवमेंट, डायरेक्ट देखो कि इस फाइनेंशियल ईयर में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप काम करोगे और उसी काम को आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेकर जा रहे हो, तो उसमें मूवमेंट इनटू नहीं होगा क्या। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है तो वो इनटू मूवमेंट के साथ है आती है। अब किसी चीज़ से दूसरी चीज़ में एंटर करते हो तो क्या होगा, वहाँ बाहर से आप अंदर गए तो मूवमेंट हुआ ना, तो इनटू आएगा। तो ये क्या कर रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट में जा रहा है, जैसे वी आर नाउ गोइंग इनटू
द 2021, वी आर नाउ गोइंग इनटू 2021। अब हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं एंड ठीक है, समझे ये चीज़, गोइंग इनटू 2021। 2020 से 2021 में आप कुछ महीने बाद जब जाओगे तो आप क्या होगा, 2020 से 2021 में जैसे ही आप एंटर करोगे तो इनटू का मूवमेंट अपने आप आ जाएगा। ए फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, जो कि क्या है, एक फॉरवर्ड, पूरी बात के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है। तो गाइडेंस किसी लुक करने वाली, आगे देखने वाली गाइडेंस, मार्गदर्शन है। दैट की तरह पढ़ेंगे कि इमीडिएटली प्रॉम्प्टेड, इमीडिएटली का मतलब क्या हो गया, तुरंत, प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाया, तुरंत उकसाया। V3 या V2 दो चीज़ें, V3 होगा तो इसके आगे कोई क्योंकि दैट को की तरह पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग से स्प्लिट कर देगा। V3 होगा तो इसके आगे ये एडजेक्टिव जिसका बनना, प्रॉम्प्टेड वन, मतलब उकसाया गया कोई व्यक्ति, वन ऑफ द न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स में से एक उकसाया गया, कि उकसाया गया व्यक्ति उन मेंबर्स में से, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो की वर्किंग यहाँ नहीं जा रही। अब एक बार अपने यहाँ पे देखें, ये V3 है, ये V2, तो एक बात अपने चेक करते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं एक बार। जयंत आर वर्मा, जिसका नाम क्या है, जयंत आर वर्मा है, टू डिसेंट, क्या करने के लिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि सर वर्मा की स्पेलिंग VERMA होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो वर्मा है वो बोलेंगे। देखो ये अपना अपना मेथड होता है लिखने का, ठीक है, ये नाम है उसका, वो कैसे भी लिख सकता है, स्पेलिंग थोड़ी अलग भी लिख सकता है। जैसे चौधरी की स्पेलिंग होती है ना, CHOU भी होती है, CHAU भी होती है, CHO भी लिखते हैं डायरेक्ट कोई, ठीक है, CHOW भी लिखते हैं बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग वो आता, अपना मेथड होता है लिखने का। तो उसमें आप यहाँ पे अगर एग्जाम में एरर में आ जाए तो ये गलत मत कर देना कि वर्मा की स्पेलिंग ही गलत है, क्योंकि जो स्टूडेंट वर्मा है वो बोलेगा, तो बहुत सारे मैक्सिमम को तो पता ही होता है कि वर्मा की स्पेलिंग, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट लिखते हैं तो वो VE ही लिखते हैं, लोग जो लिखते हैं VERMA। तो आप भी वैसे गलत, वर्मा की तो इसने स्पेलिंग, और जो वर्मा है वो क्या बोलेगा कि यार ये तो वर्मा की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, एरर है यहाँ पे, तो ऐसे नहीं होगी एरर, वो नाम है, नाम में स्पेलिंग गलत नहीं होती, ठीक है। क्या करने, टू डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या करने के लिए, अलग होने के लिए, असहमति के लिए, एंड वोट अगेंस्ट द वर्डिंग, जो बात बोली गई उसके अगेंस्ट, वर्डिंग मतलब जो बात बोली गई उसके खिलाफ वोट करने के लिए। तो ये आपका एंड का रिफ्लेक्शन 2 के बाद है। तो आर वर्मा जो है, जयंत आर वर्मा, नए मेंबर है 1, उकसाया गया 1 मेंबर आर जयंत वर्मा वोट करने के लिए। आप डिसेंट को एक बार छोड़ो, असहमत होने वोट करने की कोई मीनिंग आ रहा है क्या, तो 1 आपका कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आगे उसको सेंटेंस। चलो ए फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस जो आपकी है वो तो चलो अपना क्या है, ऊपर वाली बात है, उसका एक्स्ट्रा एक्शन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन गई। जैसे अपने बोले मिस्टर क्लार्क, जैसे ये 1 ऑफ द न्यू मेंबर्स जिसका नाम क्या आर वर्मा, जैसे मिस्टर क्लार्क द CEO बोलते हैं ना, मतलब वो एक ही बंदा है, तो ऊपर वाली बात है जो कि एक गाइडेंस है फॉरवर्ड लुकिंग की, तो ये थोड़ी गड़बड़ सी होगी। अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो गाइडेंस है ये वाली बात है, क्योंकि 1 वाला सेटिस्फाई करना है तो यहाँ से तीर देना पड़ेगा प्रॉम्प्टेड का, तो V2 बनाना पड़ेगा। मतलब जो ये बात है उस बात ने एक बंदे को क्या कर दिया, उकसा दिया, जिसका नाम जयंत आर वर्मा था, उसको उकसा दिया क्या करने के लिए, असहमति और उसके खिलाफ वोट देने के लिए। मतलब ये ऊपर वाली जो बात है इसने, ठीक है, तो ये चीज़ इसने बोली है। तो यहाँ पे जो दैट है फिर V2 जैसे बनेगा, तो दैट बनते ही तो V2 आपका स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि वो अलग कर देता है दैट की, दैट सॉरी की तरह जब वर्क करता है वो अलग कर देता है, या तो नया सेंटेंस वगैरह लाता है या कोई डेफिनेशन वगैरह, मतलब अलग करता है, तो की नहीं होगा। फिर इसका मतलब कि की करते ही गड़बड़ हो जाएगी, तो ये डिड प्रॉम्प्ट है, ये सब्जेक्ट मांगेगा, तो दैट यहाँ अपने आप इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा। मतलब क्या, एक लुकिंग गाइडेंस है जिसने क्या कर दिया, मतलब उन नए मेंबर्स में से एक को उकसा दिया क्या करने के लिए, असहमति और उसके खिलाफ वोट देने का, मतलब वो इन बातों को सुनकर क्या हो गया, उसके खिलाफ हो गया। क्लियर है, समझ में? आप चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ को चेक करते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ। वाइल, जबकि 1 विल हैव टू वेट, एक को वेट करना पड़ेगा, एक का मतलब कोई भी एक, यूनिवर्सल फॉर्म में जो मतलब मेंबर्स वगैरह उनमें सभी में 1 विल हैव टू वेट फॉर, के लिए, किसके लिए, द मिनट्स, मिनट्स का मतलब यहाँ मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के मिनट्स की बात हो रही है, तो मिनट्स यहाँ पे लिखित ब्यौरा होता है, मीटिंग की फॉर्म में बात है। वैसे मिनट आपका, अब मिनट की बहुत सारी वर्किंग हो गई अपने यहाँ पे, मिनट वो टाइम वाला मिनट भी होता है, मिनट का मतलब लिखित ब्यौरा भी होता है, रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह, रिटर्न जो आपका डिक्लेरेशन वगैरह जो है। तो 1 विल हैव टू, उसे वेट करना पड़ेगा, फॉर, के लिए, किसके लिए, द मिनट्स, मिनट्स के लिए, लिखित ब्यौरा के लिए, ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का जो लिखित ब्यौरा आएगा उसके लिए, टू क्या करने के लिए, टू पॉसिबली ग्लीन, पॉसिबली ग्लीन करने के लिए, ग्लीन का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना, गैदर करना, ग्लीन द ऑब्जेक्शंस, जो ऑब्जेक्शंस है, जो विरोध है, उनको इकट्ठा करने के लिए उसे वेट करना पड़ेगा, दैट की प्रोफेसर वर्मा, ठीक है,
कि प्रोफेसर वर्मा ए मार्केट्स एक्सपर्ट, एक मार्केट्स एक्सपर्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत होगी कि सर ए उसके मार्केट आना चाहिए था, मार्केट्स क्यों आया? ए के बाद सर मार्केट आना चाहिए था, मार्केट्स क्यों आया? ये तो क्योंकि ए एक को बताता है, तो मार्केट्स यहाँ पे ए मार्केट्स के लिए नहीं आया, ए आपका एक्सपर्ट के लिए आया है, एक मार्केट्स एक्सपर्ट। तो क्योंकि जब बात करेगा तो एक्सपर्ट ये नाउन है, तो ये जो उससे पहले वाला नाउन क्या होती है, बर्डन पास करती है, ए क्या करेगा मार्केट पे तीर छोड़ेगा, ये आगे पास करे खुद एडजेक्टिव बन जाएगा। अब आप बोलो सर एडजेक्टिव है तो फिर मार्केट्स क्यों आया? मार्केट आना चाहिए था ना, कि एडजेक्टिव तो आपका कभी प्लूरल नहीं होता। तो जब वेराइटी, ये चीज़ मैंने बता रखी है, एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में कब आ जाए, जब वेराइटी की बात कर। मार्केट्स का मतलब बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के मार्केट्स हैं उनका एक्सपर्ट। चलो ये भी समझ में आ गया सर, पर ये समझ में आया जब एक्सपर्ट के लिए ए आया तो एक्सपर्ट में एक्सपर्ट वोवल साउंड है, तो ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया? अब ये बता दो। तो ये भाई बताऊं कैसे होता है, क्योंकि ये जो ए एन है वो जिसके लिए यूज होता है उसके अकॉर्डिंग ए एन नहीं आता, ए और एन एक ही होता है। वो सिर्फ और सिर्फ वोवल साउंड को एम्फेसाइज करने के लिए आता है, और वो साउंड उसके जस्ट बाद में होनी चाहिए। समझ में ये चीज़? अगर मार्केट्स ना होता तो एन आता, एन एक्सपर्ट। बोलते टाइम जब ए या एन के साथ जब अपने बोलते, ए के साथ जब बोलते हैं और बोलते टाइम उसके साथ में जब ओवरलैपिंग होती है वोवल साउंड की, तब एन आता है। समझ में ये चीज़? तो ए मार्केट्स एक्सपर्ट, ए मार्केट्स एक्सपर्ट, मार्केट्स ए के बाद में क्या है मार्केट्स, म की आई, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आया। ए एक्सपर्ट होता तो बाद में वोवल साउंड आया तो एन आता। समझ में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपर्ट के लिए देखते ही एन मत कर देना कि एक्सपर्ट में वोवल साउंड है तो इसके लिए ए आया है तो एन हो जाएगा। चेक करना होता है उसके जस्ट बाद क्या साउंड आ रही है, तो जस्ट बाद मार्केट्स की साउंड आ रही है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर वर्मा की, हैड की मतलब ऑब्जेक्शंस को क्या करेगा, पॉसिबल किस तरीके संभावित फॉर्म में ऑब्जेक्शंस को क्या करने के लिए, मीटिंग के जो मिनट्स है उनके लिए वेट करना पड़ेगा, संभावित फॉर्म में जो उसके विरोध है उनको क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, गैदर करने के लिए कि रियल में क्या, मतलब हर किसी के लिए बात हुई, अपने लिए भी बात हुई है ये, कि जब वो लिखित ब्यौरा आएगा कि उनका ऑब्जेक्शन क्या है तभी अपने को पता लगेगा। लिखित ब्यौरे में आएगा कि इन बंदे ने क्या ऑब्जेक्शन किया है, जो वो सामने रिवील होगा तभी अपने को पता लगेगा कि उसके ऑब्जेक्शंस क्या है, ठीक है। कि प्रोफेसर वर्मा एक मार्केट्स एक्सपर्ट जो हैं हैड, उन्होंने किया हो, कर चुके थे या फिर कुछ था उनके पास, ऐसा कुछ होगा। द एमपीसीज मेजोरिटी व्यू, क्योंकि उनके पास एमपीसी का क्या था, मेजोरिटी व्यू था, मतलब बहुमत का क्या था उनके पास, बहुमत का व्यू था, बहुमत का दृष्टिकोण था। कोई मीनिंग आ रहा है क्या? पीछे इसने बोला है कि जो ये बात है उसने उकसाया, एक मेंबर को उकसाया, किसको, वर्मा को। वर्मा अकेला ही उकसाया गया और वर्मा अकेला ही अगेंस्ट गया था। पीछे वाले पैराग्राफ को अगर आप जाकर देखो तो, ठीक है, कि पीछे वाले पैराग्राफ में ये बोला था ना कि मिस्टर वर्मा ने क्या किया, अगर अपने चेक करें यहाँ पे पीछे वाले पैराग्राफ को, तो ये चेक करो आप, इसने क्या बोला है, जो गाइडेंस है उसने प्रॉम्प्ट किया, उकसाया, वन ऑफ द, एक मेंबर को उकसाया वर्मा को क्या करने के लिए, अगेंस्ट होने के लिए। तो एक ही आया, और फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोफेसर वर्मा था उसके पास मेजोरिटी व्यू था, तो इसका मतलब सारे मेजोरिटी व्यू था, इसका मतलब मैक्सिमम लोग थे वो अगेंस्ट थे, लेकिन उसने तो पीछे क्लियरली बोल दिया कि अगेंस्ट तो ओनली 1% था। इसका मतलब यहाँ थोड़ी अजीब सा लगा, मतलब इतना समझ में नहीं आया, चलो कोई ना, पढ़ते हैं। द एमपीसीज मेजोरिटी व्यू ऑफ इंश्योरिंग, इंश्योर करने का, क्या करने का, इंश्योर सुनिश्चित करने का, ए डोविस पोजिशन, डोविस का मतलब होता है शांतिवादी जो पोजिशन है उसको इंश्योर करने का, ऑन किस पर, ऑन इंटरेस्ट रेट्स, किस पे, इंटरेस्ट रेट्स पे जो पोजिशन है, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, कम से कम 6 महीने के लिए, हैज़ लेफ्ट वो छोड़ चुका है, हैज़ का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ को 4 खा गया, इंटरेस्ट रेट्स को ऑन खा गया, डोविस पोजीशन को इंश्योर का तीर लग गया, इंश्योरिंग यहाँ पे जेरंड है, ठीक है। उसके बाद में मेजॉरिटी व्यू सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन अगर हेड के साथ मेजॉरिटी व्यू लूँ तो हेड खा गया उसको, ठीक है। मेजॉरिटी व्यू को हेड के साथ लूँ तो यहाँ पे उसको हेड खा गया, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनता है, प्रोफेसर वर्मा ए मार्केट्स एक्सपर्ट। ये नहीं बन सकता क्योंकि ये हेड का सब्जेक्ट है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि एंड वगैरह नहीं लगा हुआ, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन है, उसको ग्लीन का तीर लग गया, और जो आपका मीटिंग है उसको ऑफ खा गया, और मिनट्स को 4 खा गया, और 1 है वो विल हैव टू का सब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब हैज़ का कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा, यहाँ पे गड़बड़ होगी। और वैसे भी यहाँ वाइल बोला है, जबकि एक को वेट करना पड़ेगा, फिर भी एक नया सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस भी तो होना चाहिए ना, तो सेंटेंस स्प्लिट होगा, ये जरूर समझ में आएगा। गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, ये जो इतना पार्ट है ना, प्रोफेसर वर्मा ए मार्केट्स एक्सपर्ट हेड, यहाँ पे हो रही है गड़बड़, सारी की सारी यहाँ पे हो रही है। ये बात अपनी क्लियर हुई, क्योंकि आप बोल कर देखो तो प्रोफेसर वर्मा हेड, उसके पास मेजोरिटी व्यू था,
जब बोला ही पीछे गया है कि वो अकेला ही था, ठीक है, अकेला ही बंदा था और उसके पास मेजोरिटी व्यू था, कोई मीनिंग आ रहा है क्या? तो ये अजीब सा हो गया। और जब अपना वाइल देखा तो अपने को पता लगेगा कि जबकि यहाँ कॉन्ट्रेरी देने के लिए एक और नया सेंटेंस होना चाहिए उसके साथ में, तो आप पहले तो एक सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश करो कि पहला सेंटेंस कहाँ पे पूरा हो रहा है, उसके बाद अपनी चेकिंग करनी शुरू कर देते हैं स्प्लिट करके, कहाँ कहाँ से स्प्लिट हो सकता है। तो वन विल हैव टू वेट फॉर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू पॉसिबली ग्लीन द ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे जो आप स्प्लिट करके देखो, अगर मैं मिनट से स्प्लिट कर नहीं सकता, देखो यहाँ पे कहाँ से, वन विल हैव टू वेट, ये तो इसका पूरा एक्शन आ गया। अब मैं 4 है, किसके लिए वेट करना पड़ेगा, तो ये इसी सेंटेंस का पार्ट है, 4 वाला इसी सेंटेंस का पार्ट है, तो ये मिनट्स को ले गया तो यहाँ से स्प्लिट नहीं कर सकते। अब मिनट का पार्ट मीटिंग है, मतलब उसी सेंटेंस का पार्ट चल रहा है, और मीटिंग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पॉसिबली ग्लीन है, ठीक है, और ग्लीन का तीर लगा ऑब्जेक्शन, मतलब यहाँ तक तो अपना सेंटेंस पूरा जा रहा है, दैट की से आपका स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ भी ये कर रहा है। तो नया सेंटेंस कहाँ से होगा, प्रोफेसर वर्मा सब्जेक्ट बन सकता है हैज़ का, लेकिन वो नहीं बनेगा, हेड का बनेगा। अब एक चीज़ और, ये एमपीसी मेजोरिटी व्यू है, ये हैज़ का सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि सिंगुलर भी चाहिए साथ में, तो ये बन सकता है। तो एक बार आप प्रोफेसर वर्मा दैट है उसको आप क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव कर दो। अब सब्जेक्ट ढूंढते हैं, द एमपीसी जो मेजोरिटी व्यू है कि पोजीशन जो शांति प्रद, जो आपकी शांतिवादी जो आपकी पोजीशन है इंटरेस्ट रेट पर 6 महीने के लिए, उसको इंश्योर करने का जो व्यू है, हैज़ लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, इट, इसे क्या छोड़ दिया, इट लिटिल नियर टर्म, पास की टर्म बनाकर छोड़ दिया, लीवे, लीवे मतलब छूट के पास की टर्म, मतलब बिल्कुल छूट, मतलब एक छूट होती है कंप्लीट छूट, उसके बिल्कुल पास की, मतलब लगभग छूट की तरफ लेके रहा है। टू टेम प्राइस प्रेशर्स, क्या करना है, प्राइस प्रेशर्स को टेम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, प्राइस प्रेशर्स को कम करने के लिए क्या किया है, नियर टर्म शूट की फॉर्म में लेफ्ट कर दिया। तो बिल्कुल से ये हैज़ का सब्जेक्ट एमपीसी मेजोरिटी व्यू है। तो दो सेंटेंस क्या बनेंगे, जबकि एक को वेट करना पड़ेगा, मीटिंग का जो लिखित व्यू है उसका वेट करना पड़ेगा, फिर भी जो मेजोरिटी व्यू है उसने इस बात को लगभग छूट के पास में क्या कर दिया, क्योंकि बात ये छूट देने की चल रही है, ठीक है, ज़्यादा क्या हो रहा है, ग्रोथ को बढ़ाना है, इसके लिए क्या की जा रही है, छूट वगैरह दी जा रही है, कि जबकि हर एक को क्या करना पड़ेगा, किसी भी पर्सन को, एक को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि लिखित ब्यौरा क्या आता है, कि उनका फाइनल डिसीजन क्या आता है। फिर भी जो मेजोरिटी जो व्यू आया है ना एमपीसी का, उसने ये बात क्लियर कर दी, इस बात को किसके पास में छोड़िए, छूट की तरफ लेकर चला गया, ये मतलब छूट की तरफ लेकर चला, मतलब लगभग क्लियर हो गया कि छूट मिलेगी, ये सेंटेंस बना। अब ये तो भाई क्लियर हो गया। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि ये जो बीच वाला जो सेंटेंस है आपका, वो क्या कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था, ठीक है, प्रोफेसर वर्मा वाला, इसका मैं क्या करूं। तो ये आपका क्या है, एक पूरा सेंटेंस, ये ना हेड लगा हुआ है, मॉडल बना हुआ है सेंटेंस, तो जब ये क्या आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं हो सकता क्या, एक्स्ट्रा सेंटेंस भी हो सकता है ना, तो जब एक्स्ट्रा सेंटेंस मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सेंटेंस हो सकता है आपका, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है आपका, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज दिखता है ना अपने को, तो चेक करना, प्रोफेसर वर्मा हेड, प्रोफेसर वर्मा के पास क्या थे, ऑब्जेक्शंस, उसने विरोध ही तो किया था प्रोफेसर वर्मा ने, तो मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्शंस, मतलब उन ऑब्जेक्शंस को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, कौन से, जो ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज वाला जो है, जो प्रोफेसर वर्मा ने ऑब्जेक्शंस उठाए थे, जो प्रोफेसर वर्मा के पास ऑब्जेक्शंस थे, तो क्या हो गया, प्रोफेसर वर्मा ए मार्केट एक्सपर्ट हैड द ऑब्जेक्शंस, दोज ऑब्जेक्शंस के लिए यूज हुआ है पॉसिबली ग्लीन दोज ऑब्जेक्शंस, ठीक है, पॉसिबली ग्लीन दोज ऑब्जेक्शंस, विच ऑब्जेक्शंस, दोज कौन से ऑब्जेक्शंस, प्रोफेसर वर्मा हैड, जो प्रोफेसर वर्मा के थे, मतलब जो प्रोफेसर वर्मा के पास ऑब्जेक्शंस थे, उन ऑब्जेक्शंस को ग्लीन करने के लिए एक को वेट करना पड़ेगा, फिर भी एमपीसी का जो मेजोरिटी व्यू है उसने ये चीज़ें क्लियर कर दी। समझ में आया, तो ये बात पूरी बोलना चाहता है। तो पूरी बात को अगर अपने यहाँ पे देखें तो क्या बोलना चाहता है कि जबकि एक को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मिनट्स के लिए, मीटिंग के ब्यौरे के लिए, क्या करें, ऑब्जेक्शंस को ग्लीन करने के लिए, ताकि वो ऑब्जेक्शन इकट्ठे कर पाए। कौन से ऑब्जेक्शन, जो प्रोफेसर वर्मा हैड, जो प्रोफेसर वर्मा के पास थे, मतलब जो प्रोफेसर वर्मा के ऑब्जेक्शंस थे, उनको इकट्ठा करने के लिए एक को वेट करना पड़ेगा, जबकि उसे वेट करना, फिर भी एमपीसी का जो मेजोरिटी व्यू है इंश्योर करने का, इसी पोजीशन इंटरेस्ट रेट की 6 महीने के लिए, उस व्यू ने लेफ्ट कर दिया, इसे छूट की तरफ लेफ्ट कर दिया, मतलब छूट की तरफ लेकर चला गया, मतलब क्लियर कर दिया कि ये छूट है, क्या करने, प्राइस प्रेसेस को कम करने के लिए एक टाइप की छूट की फॉर्म में इसने बताया है। मतलब जबकि एक को वेट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन वगैरह जो हैं उसके, उनको इकट्ठा करने के लिए वेट करना पड़ेगा, एमपीसी की जो आपकी क्या आएगी मिनट्स, मतलब जो ब्यौरा आएगा उसके लिए,
फिर भी जो मेजोरिटी जो व्यू है, मेजोरिटी जो हुई है, मतलब उसे एक बंदे ने ऑब्जेक्शन उठाया था और सारे के सारे फेवर में थे, तो मेजोरिटी व्यू ने क्या कर दिया, इसे नियर टर्म बना दिया, लीव ए छूट की, मतलब छूट मिलने के चांसेस हैं, मतलब छूट मिलेगी। तो इस तरीके से इसने बात बोली है। क्लियर समझ में आप लोगों के? तो ये एडिटोरियल था आपका बड़ा ही शानदार, इसमें वर्किंग भी बड़ी शानदार वर्किंग थी सारी की सारी। और ये पूरा का पूरा जो आपका है ना कंप्लीट, ये लास्ट वाला जो आपका पैराग्राफ, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, चेक कर लो चाहे आप, कंप्लीट एक सेंटेंस है। और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी आया था। अब पता लगा ना कैसे आपको चेक करना होता है, आप स्प्लिट करके देख लिया करो, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो उस पार्ट को एक बार रिमूव करके देख लिया करो, ये सबसे बेस्ट है। जिस पार्ट में कन्फ्यूजन है वहाँ से रिमूव करके देख लिया करो, तो आपकी क्लियर हो जाएगा। समझ? अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम रिमूव करके तो देख लें जिस पार्ट में कन्फ्यूजन, हमें तो पूरे पैराग्राफ में कन्फ्यूजन, पूरा रिमूव कर दिया तो ब्लैंक पेज बनेगा, फिर हम समझेंगे क्या? ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका मतलब आप महान हो, समझे जी। इसलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्लासेस को गो थ्रू करना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। और मेरी जितनी भी क्लासेस हैं एडिटोरियल की, उनको रिवाइज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके समझ में आ जाए कैसे पढ़ना होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के तो समझ में आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से इसको क्या कर लेना, पूरे को रिवाइज करना। बड़ा ही शानदार एडिटोरियल था, बड़ी शानदार वर्किंग और बड़ी ही शानदार लैंग्वेज थी इस एडिटोरियल की। तो इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासेज होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया करो, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होगी। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को चेक करके देख लेना, उसी से आपकी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो आलस नहीं करना है। अब IPS PO का प्रीत हो चुका है, आगे मेंस भी होना है और IPS कलर का आने वाला है, जिसने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए थे पिछली बार। सबका उद्धार उसी ने किया था। जब RRB ने धोखा दिया था, IPS कलर का ने साथ दिया था सभी का, उन्होंने ही उनको जॉब दिलवाई थी। RRB में तो धोखा दे दिया था। तो सेम ही कंडीशन अब की बार होनी है, इसलिए उसके लिए तैयार हो जाओ IPS कलर के लिए। तो इंग्लिश के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। तो इंग्लिश को अवॉइड मत करो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके जानकार हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में, उन सबको बोलो कि इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दो, नहीं तो दिक्कत होएगी। समझ में आ रही चीज़? उनको थोड़ा जगाओ, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ क्लास में आ जाएं एक बार तो मैं जगा दूँ, लेकिन उनको एक बार आप जगाओ कि पिछली बार भी यही हुआ था, RRB ने धोखा दिया था, क्या हालत हुई थी, फिर से दोबारा से वही गलती आप रिपीट कर रहे हो। और जो पिछली बार RRB में धोखा तो हुआ, लेकिन जिन बच्चों ने टाइम रहते संभल गए थे, वो सिलेक्शन ले गए थे, IPS ने उनका साथ दे दिया था। तो अभी टाइम है अपने पास खूब टाइम है अभी IPS कलर के लिए। IPS कलर का टाइम पड़ा है अपने पास, इतने में अपनी इंग्लिश शानदार वाली बना देंगे। इसलिए क्लासेस को रेगुलर रखो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक गुरु और शिष्य का संबंध एक पौधे और उसके माली के बीच के संबंध जैसा ही होता है। माली पौधे की देखरेख करता है, उसे निरंतर जल और खाद देकर पोषित करता है, ताकि एक दिन ये छोटा सा पौधा एक विशाल वृक्ष बनकर आकाश को छू सके। इसी प्रकार एक गुरु भी अपने शिष्य को अपने ज्ञान से सींचता है, उसकी प्रतिभा, उसके गुणों को निरंतर निखारता है, ताकि एक दिन वही शिष्य अपनी प्रतिभा के शिखर को छू सके। इसलिए स्मरण रहे, यदि जीवन में उन्नति और समृद्धि चाहिए तो स्वयं के परिश्रम के साथ साथ एक योग्य गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी होना चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।